गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने बैच परिश्रम में। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किरण, नितिन, पूर्णिमा, फलक, वर्षा, काजल, अंजू, सुमित, अंशु, आशीष, रिमझिम, पलक, साक्षी, अंतिम, अतुल, सुप्रिया, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम बिंदास भाई, एकदम बिंदास, एकदम चकाचक। राधे राधे बेटा। कह रहे हैं सर कल मजा आ गया। बिल्कुल यार, कल की जो क्लास थी बहुत ही बढ़िया क्लास थी, है ना। सारा का सारा रिवीजन भी हो गया, प्लस क्वेश्चंस भी हो गए। थोड़ी सी बड़ी क्लास थी, लेकिन यह है कि बढ़िया क्लास थी, राइट। आज हम लोग अपना नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सभी को एकदम बढ़िया क्लियरली विजिबल हूं, ऑडियो एकदम सही आ रहा है। मैं भी चेक कर ले रहा हूं भाई एक बार। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज योर चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को लगभग हम लोग 4 क्लासेस में, 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, राइट। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, काफी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, राइट। तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट्स क्या है और मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर प्यारे बच्चों हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। और फोर्थ टॉपिक आज का हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी कि किसी भी बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर, दोनों ही जगह पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने वाले हैं, राइट। प्यारे बच्चों, आप लोगों का ये जो शेड्यूल था उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। मेरी जो क्लास 6:15 बजे होती थी, 6:15 पर होती थी, वो हर वेंसडे को आपकी 4 बजे से ही होगी, राइट। तो ये थोड़ा सा चेंज है। बाकी मंडे ट्यूसडे जैसे क्लास होती है 6:15 पर वैसे ही होगी। वेडनेसडे में ये 4 बजे से आपकी क्लास होगी। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बार मैग्नेट का मतलब यार सिंपल, ईंट की तरह का जो मैग्नेट होता है ना ऐसे लंबाई में, उसको बार मैग्नेट कहते हैं। बाकी अभी और डिटेल में बताएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। काफी थ्योरी है इसमें कि भैया मैग्नेट क्या है और मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेट कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जो कि आयरन या उस टाइप के सब्सटेंसेस को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है। प्यारे बच्चों, एक मिनट। Yes. Magnet is a material that has both attractive as well as directive properties. मैग्नेट में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। अट्रैक्टिव का मतलब मैग्नेट जो है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर किसी भी मैग्नेट को ऐसे लटका दिया जाए तो वो मैग्नेट हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बेटा रुकता है जाकर के, यानी कि वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो हम लोग मैग्नेट की ये प्रॉपर्टीज बताते हैं भैया कि मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है। मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये कुछ एक टाइप के सब्सटेंसेस हैं। जनरली इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे और डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट बेटा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मैग्नेटिक पावर हम काफी ज्यादा डेवलप करा सकते हैं। फिलहाल ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, राइट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट इन सभी सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है प्यारे बच्चों, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं, राइट है। फिर अगली चीज है व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। अगर हम लोग किसी भी मैग्नेट को ऐसे लटका दें, मैग्नेट को अगर इस तरीके से लटका दें तो मैग्नेट हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है और वो सर्टेन डायरेक्शन है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
क्लियर? अगर इधर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ साउथ है, तो मैग्नेट आपका बिल्कुल इसी तरीके से जाकर के रुकेगा, यानी कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो देखिए, व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, सस्पेंडेड का मतलब लटकाना, जब इस मैग्नेट को आप इसके सेंटर पॉइंट से फ्रीली लटका देते हो, अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ अ मैग्नेट कम्स टू रेस्ट नियरली इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल का मतलब आपके जो अर्थ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ना, ये उसको लेकर के बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्या ये सारे जो अभी मैंने आपको बात बताई है मैग्नेट के बारे में, भैया जल्दी से सब लोग हार्ड स्पैम करके बता दो, इतनी बात बिल्कुल सही है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं सर डाउट देख लो। अरे भाई अभी शुरू ही कहां किया जो डाउट आ गया आपको है? लोग कृष्णा कह रहे हैं सर आप डेरिवेशंस कब करवाएंगे? भाई ये कौन से ग्रह से आया है ये बंदा है? कौन से प्लेनेट से आयो भाई? चैप्टर शुरू तो होने दो यार, डेरिवेशंस कब कराएंगे? ये सो के उठाए क्या अभी? जगाओ भाई इसको, 4 बजे लग रहा, अभी बस अभी उठाया गया ये। उठ जा भाई, तेरी क्लास है? तुरंत ही उठ के चला आया क्या? आंचल, जिसका बैकलॉग है, न्यू स्टूडेंट है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बेटा आंचल कर सकते हो, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आसान आसान टॉपिक्स हैं। सर मेरा लाइव चैट नहीं चलता है 2-3 दिन से, बताओ हम क्या करें भाई? सुरुचि कह रही है इनका लाइव चैट नहीं चल रहा है, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं? है चलिए, ऐसे ऐसे डाउट्स हैं यार तुम लोग के। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का मतलब सिंपल सा हो गया यार, ऐसा मैग्नेट जिसको हम लोगों ने बनाया है उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला सिस्टम से बना के नेचुरली हमको दे रहा है, दैट इज नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो नेचुरल मैग्नेट जनरली आप अर्थ से खोद कर निकालते हो, अर्थ से निकालते हो, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनको हम लोग बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं? अब ये मैग्नेट की अपनी एक खास प्रॉपर्टी है बेटा कि मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आने लगती हैं, राइट है। तो जरा ध्यान से सब लोग देखिए, यूजुअली नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं जो अर्थ से मिलते हैं वो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाते हैं। फर्दर, बिकॉज ऑफ देयर ऑड शेप, द नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल यूज। जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं क्योंकि उनका जो शेप है वो आला टेढ़ा होता है, और उसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसको प्रैक्टिकली ज्यादा यूज नहीं करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो ऐसे में क्योंकि उसका एक तो मैग्नेटिज्म जो है वो लिमिटेड है, दूसरी बात उसका शेप आड़ा टेढ़ा है, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाते। तो हमको रिक्वायरमेंट है किसी आर्टिफिशियल मैग्नेट की। हाउएवर, पीसेस ऑफ द आयरन ऑफ सुटेबल शेप्स कैन बी मेड मैग्नेट्स बाय रबिंग देम विद अ नेचुरल मैग्नेट, राइट। यानी कि अगर हम आयरन के पीसेस ले लें, उन आयरन के पीसेस को हम लोग मैग्नेट से रब करके, नेचुरल मैग्नेट से रब करके उन आयरन के पीसेस में भी मैग्नेटिज्म की पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया आप लोग खूब बातचीत कर रहे हैं इसलिए चैट को कर देते हैं बंद। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सारी आसान आसान चीजें हैं, है ना। इसमें जो तुम्हारा मन हो लिखने लायक तो उसको लिख लेना बाद में, अगर तुम्हें लगे आसान आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस चैप्टर में बेटा थ्योरी काफी ज्यादा है, तो एक एक चीज को लिख पाने में काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो इसको शॉर्ट नोट्स में लिखना, है ना। जैसे नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बस एक पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट आप लिख लिया कि ऑड शेप होता है, इस वजह से हम यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर ऑड शेप्स, राइट। छोटे छोटे पॉइंट्स में अपना बना करके लिखो। इट इज फाउंड दैट, जैसे प्यारे बच्चों स्टील की अगर हम लोग बात करें तो स्टील में मैग्नेटिज्म बहुत इजीली, बहुत जल्दी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब स्टील में मैग्नेटिज्म आ जाता है तो काफी समय तक रिटेन रहता है ना। तो स्लोली मैग्नेटिज्म आता है बट लॉन्ग टर्म तक उसके अंदर रिटेन रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें किसी आयरन का, तो आयरन में जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत जल्दी आता है लेकिन बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज फाउंड दैट स्टील रॉड डज नॉट एक्वायर मैग्नेटिज्म दैट इजीली। स्टील रॉड में बहुत इजीली मैग्नेटिज्म नहीं आता है, विद विच अ सॉफ्ट आयरन रॉड एक्वायर्स, है ना। जबकि सॉफ्ट आयरन रॉड जो होता है वो काफी जल्दी मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेता है, बट द स्टील रॉड रिटेन्स मैग्नेटिज्म। स्टील रॉड जो होता है वो मैग्नेटिज्म को ज्यादा देर तक रिटेन करता है। इट हैज एक्वायर्ड एंड डज नॉट लूज इट अनलेस हीटेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर।
अगर आप स्टील को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करोगे केवल तभी वो अपने उस मैग्नेटिज्म को लॉस करता है, अदरवाइज उसके अंदर मैग्नेटिज्म काफी टाइम तक रिटेन रहता है। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट आयरन रॉड विच एक्वायर्स मैग्नेटिज्म वेरी फास्ट इवन व्हेन मेयरली प्लेस्ड नियर अ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के पास में भी अगर आप सॉफ्ट आयरन को रख दोगे तो भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि बहुत ही इजीली आ जाएगी, बट लूजेस दिस प्रॉपर्टी व्हेन रिमूव्ड अवे फ्रॉम इट। जब तक ये उस मैग्नेट के पास रखा है तब तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, जैसे ही मैग्नेट के पास से इसको हटाओगे प्यारे बच्चों वो प्रॉपर्टी भी इसकी जो है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म जल्दी आता है बट जल्दी चला भी जाता है, जैसे ही आप मैग्नेट से दूर करोगे तुरंत वो मैग्नेटिज्म गायब। लेकिन यहां पर स्टील रॉड में क्या है कि बहुत देर में मैग्नेटिज्म आएगा बट वो थोड़ा स्थायी होगा, मतलब उसके अंदर वो मैग्नेटिज्म रुकेगा, राइट। थोड़ा सा स्टेबल टाइप का नेचर उस मैग्नेटिज्म का होगा। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैग्नेट्स की। इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोग को पहले से आती होंगी, आसान आसान सी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो भैया मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये इसकी अपनी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पोल्स पर। किसी भी मैग्नेट में बेटा कितने पोल्स होते हैं? नॉर्थ और साउथ, दो पोल्स होते हैं। लेकिन जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एकदम एक्सट्रीम एंड्स पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। नॉर्थ पोल यहां थोड़ा सा अंदर होगा, यहां कहीं पर नॉर्थ पोल होगा और यहां कहीं पर साउथ पोल होगा, यानी कि ये जो पोल्स हैं वो एकदम एक्सट्रीम पर नहीं होते, यहां पर और यहां पर एकदम एक्सट्रीम एंड पर नहीं होते हैं, ये पोल्स थोड़ा सा बीच में होते हैं, राइट। सो अट्रैक्शन जो है वो पोल्स पर मैक्सिमम होता है। It may be pointed out that poles are situated near the ends of the magnet, not exactly at the ends। यानी कि ये जो पोल्स हैं वो exactly end पर नहीं है, end के काफी पास होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर ये मान लो मैग्नेट है और इस मैग्नेट का, जैसे ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं इसका ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, राइट। और मैग्नेट्स के ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स का जो लेंथ होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, राइट। तो एक है हमारा ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी ज्योमेट्री के हिसाब से जो लेंथ आपको दिख रहा है, और एक है पोल्स के बीच का लेंथ। दोनों में डिफरेंस है, देख लो, ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है, मैग्नेटिक लेंथ छोटा है। और मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है, 0.84। इट इज 0.84 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? मैंने आपको एग्जैक्ट बात बता दिया। क्या एग्जैक्ट बात बता दिया कि अगर ज्योमेट्रिक लेंथ है फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ है, तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.84 इंटू 100, यानी कि 84 सेंटीमीटर। यानी पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 84 सेंटीमीटर। तो बची डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल था 100 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, तो बेटा रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर का मतलब 8 सेंटीमीटर इस वाले एंड से अंदर की तरफ और 8 सेंटीमीटर इधर वाले एंड से अंदर की तरफ। तो इस तरीके से आप नॉर्थ और साउथ पोल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस लोकेशन को भी आप देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल है। अगली है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर इस मैग्नेट को ऐसे लटकाया जाएगा ना, फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। और ध्यान से देखो, नॉर्थ उसी तरफ है जिधर की तरफ हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, राइट। तो इस तरीके से अगर डायरेक्शन है तो ये भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है। मैग्नेट को लटकाओगे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकेगा। बाकी नॉर्थ डायरेक्शन आप लोग सिंपली ढूंढ सकते हो कंपास के थ्रू, है ना। आजकल मोबाइल में भी कंपास में आने लगा है भाई, देखो मोबाइल में भी इस तरीके से कंपास आ जाता है। सॉरी,
एक मिनट, हाँ ये देखिए, आजकल मोबाइल में भी इस तरीके से आपको कंपास दिखता है ना। तो अगर मैं जहां पर अभी इस समय हूं, अगर मैं यहां पर आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाऊं तो देखो इस तरीके से आपको नॉर्थ डायरेक्शन यहां पे दिखेगा। ये देखिए, आई होप आप लोगों को अब विजिबल हो रहा होगा। ये देखो, जिस स्टूडियो में मैं इस समय हूं वहां पर प्यारे बच्चों ये डायरेक्शन है नॉर्थ का। अभी मैं जहां पर हूं, ध्यान से देखो, अभी मैं जहां पर हूं इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, है ना, यहां कहीं पर है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ की, ये डायरेक्शन है नॉर्थ की, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेट को यहां पे लटकाया जाएगा तो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन के साइड में दिखाई पड़ेगा, उसी तरफ ये जाकर के अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये बात सबको समझ में आ गई है ना? ये बात प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ गई है ना? है ना? तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ो। अ मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलाइंस इटसेल्फ अप्रोक्सीमेटली अलोंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन। जिधर की तरफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन है उस तरफ ये खुद को अलाइन कर लेता है, सच दैट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ। यानी कि जिधर की तरफ अर्थ का नॉर्थ है उधर की तरफ मैग्नेट का भी नॉर्थ होगा, जिधर की तरफ अर्थ का साउथ है उधर की तरफ मैग्नेट का भी प्यारे बच्चों साउथ होगा। क्लियर है? सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। फिर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये भी सबको पता है कि भैया जो सेम पोल्स होते हैं रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप के पोल्स हैं बेटा वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है तो देखो अट्रैक्शन शो हो रहा है, जबकि ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है तो रिपल्शन शो हो रहा है, राइट है। तो यहां पर अट्रैक्शन और इन दिस डायग्राम वी हैव शोन रिपल्शन, ये भी सबको पता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल जो है प्यारे बच्चों वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक पोल कभी भी आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर केवल मैं कहूं कि नॉर्थ पोल निकाल दो या केवल साउथ पोल निकाल दो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम लोग कोई एक मैग्नेट है, देखो प्यारे बच्चों इसी मैग्नेट को बार मैग्नेट कहा जाता है, इसी मैग्नेट को बार मैग्नेट कहा जाता है। ईंट के शेप का है ना, जैसा ईंट होता है ईंट, बिल्कुल वैसे ही शेप का ये मैग्नेट है, इसी को बार मैग्नेट कहा जाता है। और इस बार मैग्नेट को अगर मैं बीच से काट दूं, तोड़ दूं, राइट, तो भी यहां पर मेरे प्यारे बच्चों देखो ये नॉर्थ था, अभी भी नॉर्थ है, यहां पर अपने आप साउथ पोल बन गया, इधर अपने आप नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ था तो ये भी साउथ है। कहने का मतलब मैग्नेट को अगर आप इस तरीके से तोड़ते जाओ, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, तो ये नए नए मैग्नेट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी मैग्नेट्स में मेरे प्यारे बच्चों नॉर्थ और साउथ हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर देखने को आपको मिलेगा। इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स ट्रांसवर्स टू देयर लेंथ। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है भैया? परपेंडिकुलर टू लेंथ। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स का मतलब perpendicular to its length as shown in this figure. North south poles of the magnet do not get separated. सेपरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसको हमने तोड़ा तो नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, जैसे ही तोड़ोगे भैया यहां पे फिर से साउथ अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। तो मैग्नेट को जब आप उसके ये लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जब तोड़ते हो, है ना, तो वो नए नए मैग्नेट्स में कन्वर्ट होता जाता है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये वाला जो पोल है इस पोल का भी बेटा अपना स्ट्रेंथ होगा, राइट। तो जो पोल स्ट्रेंथ इसका है वही सेम पोल स्ट्रेंथ इसका भी होगा। जैसे ही आपने तोड़ा ना, तो ऐसा नहीं कि इसकी पावर ज्यादा है और इसको तोड़ दिया तो इसकी पावर कम हो गई, ना 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 ना, जितना पोल स्ट्रेंथ इसका है मेरे प्यारे बच्चों उतना ही पोल स्ट्रेंथ इसका भी होगा, अगर आप इस तरीके से कट करते हो तो। ईच ऑफ द टू पार्ट्स इज फाउंड टू बी मैग्नेट हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एट द टू एंड्स एज शोन इन द फिगर। फर्दर ईच पार्ट ऑफ द मैग्नेट possess पोल स्ट्रेंथ सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। यानी कि जितना इसका पोल स्ट्रेंथ था और जितना इसका पोल स्ट्रेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम होगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा।
क्लियर? पोल स्ट्रेंथ का मतलब इस नॉर्थ पोल का किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने वाला जो पावर है वो पावर चेंज नहीं होगा। जो पोल स्ट्रेंथ इधर है वही पोल स्ट्रेंथ इधर भी होगा। लेकिन अगर इसी मैग्नेट को मैं ऐसे काट दूं, है ना, दो बराबर पार्ट्स कर दूं, तब पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा। राइट? जैसे मान लो ये मैग्नेट है और मेरे प्यारे बच्चों अगर इस मैग्नेट को हम लोग ऐसे कट कर दें, ऐसे ऐसे कट कर दें, ठीक है, मान लो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है, ये आपका मान लो टोटल L लेंथ है, तो ये ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ b/2 है, ये भी आपका b/2 है। आधे आधे से अगर मैंने बीच से एकदम काट दिया है, तो अभी जो पोल स्ट्रेंथ होगा इधर का और इधर का, अगर ये नॉर्थ था, ये भी नॉर्थ था, ये साउथ था, ये भी साउथ था, तो अभी जो पोल स्ट्रेंथ होगा मेरे प्यारे बच्चों वो जस्ट हाफ हो जाएगा। जिस रेशियो में आप इस की थिकनेस को, इसकी ब्रेथ को अगर आप कट करोगे, उसी रेशियो में पोल स्ट्रेंथ भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर टोटल पोल स्ट्रेंथ उसका कुछ QM था, तो इसका पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा QM/2। क्लियर? बाकी अभी आगे मैं आपसे पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। क्लियर? तो अगर आप मैग्नेट को ऐसे कट करते हो, ऐसे ट्रांसवर्स कट करोगे, तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा यहां पे दिखाया गया, जो पोल स्ट्रेंथ इसका है वही इसका है। लेकिन अगर ऐसे एक्सिस के अलोंग अगर आप इसको कट कर दोगे, तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आधा आधा पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा इन दिस सिचुएशन। तो सेम पॉइंट लिखा है, ऑन द अदर हैंड इफ द मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, if magnet is cut into 2 equal parts along the length of the magnet, each part is found to be magnet having pole strength exactly half of the pole strength of the original magnet। यानी कि ओरिजिनल जो ये पूरा जो मैग्नेट था, इस पूरे मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ अगर कुछ है, मान लो 10 यूनिट है, तो काटने के बाद जो दो मैग्नेट्स अलग अलग बनेंगे उनका पोल स्ट्रेंथ 5-5 यूनिट का होगा। क्लियर है? बाकी पोल स्ट्रेंथ क्या मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे, अभी उसकी बात आगे हम करते हैं, आपको पूरा समझाते हैं। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैं चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से भाई आग लगा दो। अगर बात एकदम सही है, बात एकदम समझ में आई है, तो जल्दी से बेटा बता दो। तो अगर इतनी बात एकदम क्लियर है भाई, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। देखो, द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज दैट इन इलेक्ट्रिसिटी आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में जो आइसोलेटेड चार्ज होता है, सिंगल चार्ज होता है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना? दैट इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि मोनोपोल, मोनो मतलब सिंगल, मोनोपोल जो है वो मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सिंगल पोल, केवल नॉर्थ पोल या केवल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट है? सो ये बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं यार, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और बेसिक प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है मैग्नेट की? अगली प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। किसी भी मैग्नेट की इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि इस मैग्नेट के कांटेक्ट में, इस मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाए, मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर रख दिया जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्लियर है? देखो, when the piece of a substance such as soft iron, steel, cobalt, nickel, etc. is placed near a bar magnet, it also acquires magnetism। जैसे आप सबको एक बात ये पता होगी, जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है? इस मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में अगर एक ब्लेड लगा दें, ब्लेड इसके साथ कांटेक्ट में ले आए, तो आपने देखा होगा उस ब्लेड में भी मैग्नेटिज्म की कैपेसिटी आ जाती है, उसमें भी मैग्नेटिज्म का पावर आ जाता है, और वो ब्लेड किसी दूसरे ब्लेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
और वो दूसरे ब्लेड से तीसरे ब्लेड को अगर कांटेक्ट में लाया जाए तो वो भी उसको अट्रैक्ट कर लेता है। कहने का मतलब ये चीज 2-3 ब्लेड्स तक देखी जाती है। तो एक मैग्नेट के कांटेक्ट में जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आता है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म की पावर आ जाती है, भले वो पावर थोड़ी वीक हो, लेकिन हाँ मैग्नेटिज्म की पावर आ जाती है। तो वही पॉइंट आपको यहां पर बताया गया। देखो बार बार एग्जांपल में सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, स्टील, इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, राइट। तो इसीलिए बार बार एग्जांपल हम लोग इनका दे रहे हैं। The magnetism so acquired is called induced magnetism। तो कोई भी मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इंड्यूस करता है। क्लियर। तो जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं संगति का असर पड़ता है, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि अगर कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है और वो किसी पावरफुल मैग्नेट के कांटेक्ट में रहता है तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी उस मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, राइट। सो इट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में प्यारे बच्चों कई बार पूछ दिया जाता है कि भाई इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक कोई हमारे पास 2-3 सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं जिसमें एक मैग्नेट है, हमें कंफर्म पता है कि ये मैग्नेट है, एक हमें पता है कि भैया ये आयरन है, एक और हमें पता है कि आयरन है या मैग्नेट है, हमें डाउट है, ठीक है। तो सीधा सा खेल ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा सब्सटेंस आयरन है और कौन सा सब्सटेंस मैग्नेट है, तो प्यारे बच्चों यहां पर सारा खेल रिपल्शन से पता चलेगा, क्योंकि एक मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमेशा अट्रैक्ट करता है, राइट। ये मैग्नेट है, ये दूसरा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, यानी कि मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। इस मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, मान लो आयरन आएगा, तो ये आयरन को नॉर्थ पोल की तरफ भी अट्रैक्ट कर लेगा और साउथ की तरफ भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे आप बता नहीं पाओगे कि ये क्या है, ठीक। लेकिन अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक एंड इस वाले मैग्नेट में अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा वाला एंड 100% रिपेल होगा। यानी कि अगर रिपल्शन देखने को आपको मिले तभी समझो कि वो मैग्नेट है, अदरवाइज अट्रैक्शन तो भाई साहब आपका किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हो जाता है, राइट। तो अट्रैक्शन के थ्रू हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये मैग्नेट है, नहीं बोल सकते। केवल अट्रैक्शन हो रहा है तो हम मैग्नेट नहीं बोल सकते, हो सकता है ये आयरन हो, मैग्नेट वो वाला हो, बात आप समझ रहे हो, ठीक। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है कि भैया एक मैग्नेट रखा है, ये वाला सब्सटेंस हम इसके पास लाए और ये वाला सब्सटेंस रिपेल हो रहा है, अगर रिपल्शन हो रहा है तब 100% क्लियर है कि ये जो सब्सटेंस मेरे हाथ में है ये सब्सटेंस कैसा है, इट इज ऑल्सो अ मैग्नेट। तो मैग्नेट के बीच में जो रिपल्शन होता है वो रिपल्शन ही इस बात को जस्टिफाई करता है कि भैया दोनों सब्सटेंसेस मैग्नेट हैं, राइट। वरना अट्रैक्शन तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हो जाता है। सो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मैग्नेट एंड अ पीस ऑफ आयरन। यानी कभी भी आपको एक मैग्नेट और एक आयरन के टुकड़े पर अगर डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि दोनों में कौन मैग्नेट है कौन आयरन है, तो उसका सही तरीका है कि एक दूसरा मैग्नेट लाओ, अगर वो मैग्नेट में कहीं भी रिपल्शन फील हो रहा है तो जिसके साथ रिपल्शन फील हो रहा है वही मैग्नेट है। क्लियर है। और अट्रैक्शन तो आपको पता है, आयरन के पास आप मैग्नेट लाओगे तो हमेशा अट्रैक्ट ही होगा, रिपल्शन कभी वो शो करेगा ही नहीं। तो पढ़ो, द पोल ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स a piece of iron as well as unlike pole of an other magnet. Therefore, when the magnet used for distinguishing between the magnet and piece of iron is brought near two ends of the specimen, it will show attraction. यानी कि आयरन और मैग्नेट कांटेक्ट में लाओगे हमेशा अट्रैक्शन होगा इफ इट इज अ आयरन रॉड, अगर आयरन रॉड है तो, बट इट विल शो रिपल्शन एट वन एंड इफ इट इज मैग्नेट। अगर मैग्नेट है तो रिपल्शन भी एक तरफ से होगा ही होगा। क्लियर है। तो रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन इज नॉट ट्रू टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट है। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जल्दी से थम्स अप कर दो भाई अगर इतने पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए भाई, तो जल्दी से बेटा सब लोग थम्स अप कर दो अगर इतने पॉइंट्स एकदम क्लियरली समझ में आ गए आपको। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कराता है,
ठीक। और रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म का सिंपल मतलब है कि मैग्नेट को रिपल कर सकता है ना। बाकी अट्रैक्शन का काम भी करेगा, लेकिन अट्रैक्शन तो वो किसी आयरन के साथ भी करता है ना। तो केवल अट्रैक्शन को देखकर आप नहीं बता पाओगे कि वो आयरन है या मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्शन केवल मैग्नेट में नहीं होता, वो तो आयरन में भी होता है। लेकिन रिपल्शन वाला काम सिर्फ मैग्नेट्स में हो सकता है, ठीक है ना। मैग्नेट को ही रिपेल कर सकता है, मैग्नेट आयरन को कभी भी रिपेल नहीं कर सकता है, राइट। ये मेरे कहने का सेंस है। तो अगर रिपल्शन हो रहा है तब आप श्योरली कह पाओगे कि हाँ सर, हमें बात पता है कि ये दोनों ही मैग्नेट्स हैं, ठीक है। ये लॉजिक है। देखते हैं भाई कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है पूरी। हाँ भाई, वेरी गुड। 95% बच्चों को पूरी बात एकदम चकाचक क्लियर है ना। है ये तो कछु लोचा हो रहा है काजी, मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, कुछ लोचा हो रहा है क्या भैया? अभी तक तो पूरा 100% जानते थे, 94.9% है ना, 6.48%, 94 और 6 भैया जोड़ो 100% तो ऐसा ही हो गया। तो ये 0.9 और 0.48 कहाँ गया है? सोचने वाली बात है। शायद हम लोग की पढ़ाई कुछ कम है, इसकी भी बात हम लोग कभी सोचेंगे भैया घर में बैठ के, है कि 100% से भी ज़्यादा कहाँ से हो गया। शायद पढ़ाई में कहीं कुछ कम रह गया है ना। खाली 100% नहीं होता, ऐसा लग रहा है जैसे 101% होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो, कहीं पर भी हम लोग शादी ब्याह में कहीं कुछ जाते हैं तो 501 रुपये दिया जाता है, 101 रुपये दिया जाता है, 201 रुपये दिया जाता है। क्यों भाई? 251 रुपये देते हैं, 201 तो नहीं देते, 251 देते हैं। तो हमें लग रहा है यहाँ पोल भी जो है वो 101 में से बताता है। क्यों भाई? हाँ, 101 में से बताता है। कोई बात नहीं, 101 मान करके हम लोग चल लेते हैं भाई। 101 में से 95% बच्चों को बात समझ में आई है तो भी मामला ठीक है, चलेगा। वैसे देखो, मैं आपको बताऊं, मैं अभी जिस स्टूडियो में मैं क्लास ले रहा हूं ना भाई, मैं सॉरी, इस वाले स्टूडियो में मैं जब जब आता हूं ना यार, कुछ ना कुछ मुझे अलग देखने को जरूर मिलता है भाई। ये वाला जो स्टूडियो है ना, बड़ा मेमोरेबल स्टूडियो है ये, है ना। यहाँ जब जब क्लास लेने आएंगे या तो लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी है, या तो ये बोर्ड जो है ये कुछ अलग ही शो करने लगता है कई बार। कोई स्लाइड में है, को पहली स्लाइड में पहुंच जाए अपने आप, ये 10 नंबर की स्लाइड में पहुंच चुके हैं, को अपने आप वापस जो है 1 नंबर स्लाइड में पहुंच जाए ये बोर्ड है। या फिर हो सकता है भैया 100% की जगह 101% दिखा दे। ये स्टूडियो बड़ा बिंदास है। यहाँ पे मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ पे आने से पहले हमको एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। हालांकि मैं रोज पढ़ता हूँ सुबह, लेकिन अब मैं यहाँ आने के बाद अंदर पढ़ा करूंगा बैठ करके जोर जोर से हनुमान चालीसा। उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट क्या करूंगा। कैसा रहेगा भाई? बताओ कैसा रहेगा अगर यहाँ पर हम लोग जो है हनुमान चालीसा का पहले पाठ कर लें, उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। क्यों भाई? मुझे फील होता है कभी कभी यहाँ पे। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की बात कर लेते हैं। क्यों भाई? कह रहे सर भूतिया है। सही है ना। कभी कभी फील होता है ऐसा, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे फील होता है ये बोर्ड में, यहाँ थोड़ा अंदर देख करके, है ना। करेंगे है ना, ये सब काम भी किया जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आगे की बात करते हैं। और ये 2-3 स्लाइड्स जो इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। इस पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। दैट इज एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि हम लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैग्नेट में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म आया, या निकल कोबाल्ट में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो ये है भाई कि हर एक जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो प्यारे बच्चों, उनके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट भी अज्यूम कर सकते हैं। भाई मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसकी वजह से भी तो कुछ करंट जनरेट हो रहा होगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो
एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी करंट जनरेट हो रहा होता है। और किसी भी करंट कैरिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबको पता है लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो शायद वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी देखने को मिलती है हम लोग को, राइट। अब देखो उसी की वजह से उसी को यहां पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा कहानी। एविंग मॉडिफाइड द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म गिवन बाय वेबर। वेबर साहब भी थे, है ना, और ये एविंग थे। एविंग साहब ने क्या किया, इन्होंने वेबर की जो थ्योरी थी दैट वाज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इन्होंने उस थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। सिंस करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल, मेरे प्यारे बच्चों कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है, जैसे ये लूप है, मैंने कल भी बताया था, अगर इस लूप में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो ये लूप भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से बोलो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस एंड से फ्रंट से देखने पर, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, इस एंड से देखने पर अगर ये करंट क्लॉकवाइज है तो हम लोगों के एंड से देखने पर ये वाला पोल कौन सा पोल हो गया प्यारे बच्चों? साउथ पोल। जैसे आप समझो यहां पर ऐसी कोई चीज दिखाई तो नहीं पड़ रही है, लेकिन चलो अगर इस तरीके का पोल है, कोई ऐसा लूप है ना, इधर से देखने पर, आपकी तरफ से देखने पर अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इधर वाला ये जो पोल है ये कौन सा पोल हुआ बेटा? साउथ पोल। और ये कौन सा रूल है? क्लॉक फेस रूल। और इधर से देखने पर अगर क्लॉकवाइज करंट है तो मेरी तरफ से देखने पर करंट सोचो कैसा होगा? दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। अभी मैं हाथ कैसे घुमा रहा हूं, मैं अभी हाथ कैसे घुमा रहा हूं, देखो मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं, आप लोग टाइप करके बताना। मैं अभी हाथ कैसे घुमा रहा हूं भाई? हाथ में कैसे घुमा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ, हाथ में कैसे घुमा रहा हूं? ये अभी हाथ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी से बता दो तो, ऐसा ना लगे कि सेल सर जादू कर रहे हैं। भैया देखो आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन मेरी तरफ से देखो तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं हाथ को। मैं भैया एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, राइट, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, बट आपको क्लॉकवाइज लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर एंड से देखने पर अगर ये साउथ है ना, साउथ पोल है, तो पीछे से देखोगे तो ये नॉर्थ पोल दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर कोई लूप है तो उस लूप का ये फ्रंट एंड साउथ की तरह बिहेव करेगा, तो पीछे वाला जो एंड है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ये जो लूप है दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें भी दो दो पोल्स हो गए, एक तरफ से देखो तो क्लॉकवाइज करंट है, इधर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। सो करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कल वाले लेक्चर पे कि सर ये वाला टॉपिक रह गया, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। आपके सीबीएसई के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को इस वाले चैप्टर में कवर करते हैं, राइट। तो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग इसको कवर करेंगे, परेशान मत होइएगा, राइट। मैग्नेटिक डाइपोल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यहां पर हम लोग कवर करेंगे। ईच एटम ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी कंसीडर्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। हर एक एटम को हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं। इट इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम आर इक्विवेलेंट टू स्मॉल करंट लूप्स। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो भी एक करंट लूप की तरह बिहेव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इविंग, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस वेदर मैग्नेटाइज्ड और अनमैग्नेटाइज्ड आर ऑल कंप्लीट मैग्नेट्स। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, भले वो मैग्नेटाइज्ड हो या ना मैग्नेटाइज्ड हो, वो सभी के सभी कंप्लीट मैग्नेट्स होते हैं, राइट। थोड़ा सा और पढ़ो। एज शोन इन दिस फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इन एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस में दीज मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड फॉर्म क्लोज्ड चेन्स। द नॉर्थ पोल of one molecule
अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूलर मैग्नेट, यानी कि अगर एक का नॉर्थ पोल है तो दूसरे के साउथ की तरफ अट्रैक्टेड होता है, इसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ अट्रैक्टेड है, इसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ अट्रैक्टेड है। बिल्कुल सेम चीज यहां भी है, ये नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ है, ये नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ है, ये नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ है, ये नॉर्थ है दूसरे का साउथ है। जनरली बेटा जो एरो होता है ना वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नॉर्थ है, ये देखो नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है तो दूसरे का इधर साउथ है, ठीक है। यहां पर भी देखो ये साउथ है तो इधर दूसरे का नॉर्थ है। तो इस तरीके से यहां पे नॉर्थ साउथ पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस में, while its own south pole is attracted by the north pole of another and so on. In this manner, the molecular magnets neutralize the effect of each other. ये जो magnets हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है, ये भी एक छोटा सा मैग्नेट है, दोनों क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है तो एक दूसरे को जस्ट ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड द अनमैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन एग्जिबिट नो मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये जो स्पेसिमेन था, ये जो सब्सटेंस था हमारा अनमैग्नेटाइज था, इसको हमने मैग्नेटाइज नहीं कर रखा है। देखो मैग्नेटाइज करना या अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या है ये समझ लो। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में रख दें तब हम उसको बोलते हैं कि हम उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम उसको सिंपली ऐसे रखा हुआ है, हमने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है या हमने इसको किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में भी नहीं रखा है तो इसका मतलब दैट इज अनमैग्नेटाइज्ड, दैट इज इन इट्स नेचुरल स्टेट, ठीक है। ये इसका मतलब है प्यारे बच्चों। ये वाली स्लाइड जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में जरा आग लगा दो, बता दो क्या ये वाली बात एकदम समझ में आ गई आप लोगों को, क्या ये वाली बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है, जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट में प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को बस एक ही बात समझाई है कि किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल में क्या होता है, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स में क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल्स बन रहे होंगे बिल्कुल इस तरीके से, ठीक। तो एक का नॉर्थ है एक का साउथ है ना, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ की तरफ अट्रैक्टेड होता है क्योंकि अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर एक एटम का ओरिएंटेशन अगर ऐसा है तो दूसरे का ओरिएंटेशन ऐसा है, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। ये वाला मतलब मैंने आपको बताया है। यही कारण है कि कोई भी जो अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें कोई मैग्नेटिज्म हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि मैग्नेटिज्म है बट वो मैग्नेटिज्म क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है, राइट, न्यूट्रल हो गया है। और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह की कुछ बात हम लोगों ने किया था कि अगर कोई अनचार्ज्ड कंडक्टर है तो उसका मतलब क्या था, अनचार्ज्ड कंडक्टर का मतलब जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर निगेटिव चार्ज है, तो वो बेसिकली कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, राइट। न्यूट्रल हो गया तो हम लोगों ने उसको क्या बोला कि वो अनचार्ज्ड है। याद आ रही है आपको बात? सेम ऐसी बात हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था पहले ही चैप्टर में, है ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग अनचार्ज्ड बोल रहे थे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर है कि भैया जिधर इधर की तरफ भी इसमें मैग्नेटिज्म है, इधर की तरफ भी मैग्नेटिज्म है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो नेट मैग्नेटिज्म न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसकी वजह से मैग्नेटिज्म कितना है, 0। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज ही नहीं है, प्रॉपर्टीज हैं बट वो अभी न्यूट्रलाइज्ड है, राइट। अब आगे बढ़ो भाई, और अब आ जाते हैं किसी भी मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस में, देखते हैं क्या होता है। अगर कोई इस तरीके से मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होता है ना प्यारे बच्चों, तो उस मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं वो सब देखो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं, सेम डायरेक्शन में सारे के सारे मैग्नेटाइज्ड हैं, लाइक दिस।
सब के सब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है, जिसकी वजह से यहां मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। इन अ बार मैग्नेट द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइंड है। दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स पॉइंट इन वन डायरेक्शन। सारे के सारे नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में है, वाइल साउथ पोल्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस, राइट। हेंस वन एंड बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल। अब क्योंकि सारे नॉर्थ इधर ही की तरफ है, तो ये वाला जो एंड है वो एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल हो जाएगा, और इधर सबका साउथ है तो ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। हेंस द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटाइज्ड एंड अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस लाइज ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स। यही जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं, बिल्कुल इनके अरेंजमेंट वाला सारा खेल है, राइट है, अरेंजमेंट वाला सारा खेल है। इसको आप कंपेयर करके उससे भी समझ सकते हो कि जैसे अगर कोई कंडक्टर था, तो इनिशियली कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो सब के सब फ्री टू मूव थे, तो सब इधर उधर मूव करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, जिसकी वजह से नेट करंट की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 थी। लेकिन जब उसी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सेल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो उसी के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई करंट जनरेट हो गया, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं। अब आप लोग को याद आ रहा होगा, थोड़ा सा आप वहां से भी कंपेयर कर सकते हो, राइट। पढ़ो, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट Ampere had suggested that elementary atomic magnets in the magnetic substance were tiny circulating current loops। एम्पियर साहब ने भी यही कहा था कि भाई किसी भी एटॉमिक मैग्नेट्स में हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे करंट कैरिंग लूप्स होते हैं। ये वही वाली बात है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। इन प्रिंसिपल दिस इनसाइट ऑफ एम्पियर हैज टर्न्ड आउट टू बी सब्सटेंशियली करेक्ट। मतलब बाद में ये माना गया कि नहीं यार, एम्पियर ने जो बात कही बिल्कुल वो सही कहा। नाउ इट इज एग्रीड दैट एटॉमिक मैग्नेटिज्म इज ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन। ये माना गया कि भैया जो भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं है चार्ज की ही वजह से, क्योंकि चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व ना कर रहा होता, इलेक्ट्रॉन अगर अपना स्पिनिंग मोशन ना कर रहा होता, तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी जनरेट ना होती। हाउएवर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटॉमिक मैग्नेटिज्म इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन rather than their orbital motion। कहने का मतलब ज्यादातर जो मैग्नेटिज्म है, यानी कि मैग्नेटिज्म का जो काफी पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग मोशन की वजह से है ना, इन कंपैरिजन टू ऑर्बिटल मोशन। जो ऑर्बिटल मोशन है वो तो है ही है, स्पिनिंग वाला जो मोशन है वो भी यहां पर मैग्नेटिज्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिज्म जनरेट कराता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया किसी सब्सटेंस में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है, तो आप कह सकते हो कि भाई उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिनिंग भी करते हैं, ठीक, और साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। इन दोनों की वजह से ही वहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, यानी कि वहां पर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, राइट। सो ये बेटा एटॉमिक व्यू है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पर हम लोग और आ रहे हैं, यानी कि अगला जो पॉइंट हमारे पास है वो पॉइंट है, छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज मैग्नेटिक पोल्स। कि भैया मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? तो बड़ा सिंपल है, दीज आर द रीजन्स ऑफ अपेरेंटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इन अ मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। यानी किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर्स जो है वो कंसंट्रेटेड जिन पॉइंट्स पर होती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर होती है उसी को हम लोग पोल्स बोलते हैं। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। सेम टाइप के पोल्स रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट टाइप के पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, सबको पता है। द पोल्स ऑफ द मैग्नेट लाइज समवॉट इनसाइड द मैग्नेट एंड नॉट एट द ज्योमेट्रिकल एंड्स। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 0.84 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अब अगला है बेटा मैग्नेटिक एक्सिस क्या है भैया? तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस मैग्नेट पर जो इस तरह की जो एक्सिस होती है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? इस मैग्नेटिक एक्सिस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है प्यारे बच्चों, उस मैग्नेटिक एक्सिस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ लो एकदम मैग्नेट के एकदम सेंटर पॉइंट से पास होने वाला और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ऑरेंज कलर से जो मैंने लाइन बनाई है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? एकदम सिंपल सी चीज है। फिर अगला बेटा मैग्नेटिक लेंथ। तो भैया मैग्नेट का ये वाला पोल और ये वाले पोल का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। सो मैग्नेटिक लेंथ ये हो गया, राइट? और टोटल लेंथ जो होता है किसी भी मैग्नेट का दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रेशियो कितने का होता है? 0.84 का, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाई ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 0.84। या फिर इस ज्योमेट्रिक लेंथ को उधर भेज दो तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक लेंथ जो है दैट इज 84% ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ जितना भी होगा उसका 84% जो है वो मैग्नेटिक लेंथ होता है, यानी कि पोल्स के बीच का डिस्टेंस होता है। राइट है? आई होप बात समझ में सबको आ रही होगी। आसान आसान सी चीजें हैं, ठीक है? चलो इसके पहले की सारी चीजें अगर क्लियर है भाई तो जल्दी से सब लोग जरा थम्स अप कर दो। देखते हैं इस बार ये 101 में से निकालता है या 100% में से ही निकालता है ना? लेट अस सी। जल्दी से भैया थम्स अप कर दो, इतनी बात एकदम चकाचक क्लियर है। तो कुछ बच्चों के मन में बड़ा एक प्रश्न रहता है कि सर ये तो बैच सीबीएसई का है, सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ। सोनू का एक कमेंट सामने रखा हुआ है कि मैं सर बिहार बोर्ड से हूँ या मैं किसी इस बोर्ड से हूँ, XYZ कोई भी बोर्ड आपका हो सकता है। उस बोर्ड से अगर आप हो तो भी मैं आपको बताऊं बेटा, आप किसी भी बोर्ड के हो लगभग जो सिलेबस है वो सेम होता है। बस किसी के में पोटेंशियोमीटर होएगा, किसी के में नहीं होएगा, किसी के में कोई एक छोटा सा पॉइंट ये होएगा, किसी साइक्लोट्रॉन जैसे मान लो किसी के में है, किसी के में नहीं है। सीबीएसई में नहीं है इसलिए हम लोगों ने यहां पर अभी बात नहीं किया है, ठीक है ना? तो वो छोटा मोटा एक आध टॉपिक आप बाहर से भी कवर कर सकते हो अगर आपका बहुत मन है, या आगे अभी जब टाइम अगर टाइम बचेगा, राइट, तो हम लोग उसको भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर में जो छोटी चीजें कवर मैं कर दूंगा। पर्सनली बोल रहा हूं, लेकिन अगर टाइम बचेगा तो, राइट। अदरवाइज हम लोग से यही कहा गया है कि सर प्योरली सीबीएसई पर फोकस करके आप सारी चीजों को पढ़ाइए। लेकिन जो अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी हेल्प इस लेक्चर से, इस बैच से मिलेगा, क्योंकि कंटेंट वही है, कंटेंट सेम है, राइट। तो फिलहाल 91.6% बच्चों को ये पूरी बात समझ में आई है। 9.34 है ना, अभी भी कुछ लोचा है भैया, अभी भी कुछ लोचा है। देखो 91 और 9 तो 100 हो गया भाई साहब, ये 0.6 और 0.34 लगभग ये 101 में से निकाल के दे रहा भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 101 में से भैया लगभग 91-92% बच्चों को बात एकदम चकाचक समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अभी तक तो हम लोग इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को देख रहे थे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जहां पर अब थोड़ा सा डेरिवेशन की बात करेंगे। एक बालक जो 4 बजे जस्ट सो के उठा था, है, आते ही बोल रहा था सर डेरिवेशन कराओगे कि नहीं, पहले ये बताओ। तो भाई उसको जगा दो थोड़ा सा, भाई आ जाओ, अब डेरिवेशन और फार्मूला की बात होने वाली है, राइट। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। जैसे कूलम साहब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया था लॉ, बिल्कुल वैसा ही कुछ लॉ यहां पर भी है। और इस लॉ में उन्होंने ये बोला कि मान लो एक मैग्नेटिक पोल ये है, लेट अस सपोज एक मैग्नेटिक पोल भाई साहब ये है, और एक मैग्नेटिक पोल ये है, ठीक है। एक मैग्नेटिक पोल ये है तो उसका अपना स्ट्रेंथ होगा, एक मैग्नेटिक पोल ये है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल तो उसका अपना स्ट्रेंथ होगा, राइट, ठीक है। एक मैग्नेटिक पोल ये है, एक मैग्नेटिक पोल ये है। इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं r मान लूं, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं r मान लूं, तो इन्होंने ये कहा
इन्होंने ये कहा कूलम साहब ने कि भैया इन दोनों पोल्स के बीच का जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स। इन्होंने कहा फोर्स बिटवीन दीज टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2। QM1 क्या है भैया? पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, और QM2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेट, सेकेंड मैग्नेट, राइट? हाँ, जहां चैट खोल दो बस तुरंत बातचीत करना शुरू कर देते हैं नालायकों। हाँ, so force is directly proportional to QM1, force is proportional to QM2, as well as force between these two poles is inversely proportional to square of the distance between them। तो प्यारे बच्चों, F proportional to QM1 QM2 upon R square, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, so on combining, ये कौन सी अंग्रेजी में लिख दिया हूं? On combining F proportional to QM1 QM2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट बोलो सबको याद होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। यहां पर क्योंकि आप बात मैग्नेटिज्म की कर रहे हो तो प्यारे बच्चों यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। क्लियर? म्यू नॉट का मतलब वही है परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्लियर? फोर्स है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा भी जो है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कूलम स्क्वायर में बोल रहा हूं भैया, चार्ज नहीं है ना, ये अलग चीज है। अभी चलो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, थोड़ा सा और आप लोग को समझाता हूं। ठीक है, तो दो पोल्स है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, राइट? इनके बीच का डिस्टेंस प्यारे बच्चों R है, तो इन दोनों पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बाई R स्क्वायर। देखो जैसे वहां पर होता था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है। तो अगर ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो प्यारे बच्चों नॉर्थ पोल पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बिहेव लाइक -QM1। ठीक, बिल्कुल ऐसे यहां पर है, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और साउथ जो है वो निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। किसी एक मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ सेम होती है, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ देख लो सेम है, दोनों में जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है। यानी कि कोई भी एक बार मैग्नेट जो होता है दैट बार मैग्नेट ऑल्सो बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, -Q चार्ज +Q चार्ज, बिल्कुल वैसे यहां पर भी है, देखो +Q -Q, तो ये भी क्या हो गया? दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। इसको भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? तो ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पढ़ा था, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। वैसे यहां पर भी है बेटा, किसी भी एक पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ लॉ पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल जैसे कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है भैया, वही है ना? जैसा आप पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम वैसा ही यहां पर भी हमें बताया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब अगर आपको ये समझना है कि भैया पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आप इधर देखो। लेट अस सपोज QM1 एंड QM2 आर इक्वल। मान लो दोनों जो पोल्स है इनका स्ट्रेंथ जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम है। इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैं 1 मीटर मान लूं, यानी कि 1 यूनिट अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस मान लूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ये दोनों बराबर ही हैं, राइट? फोर्स इनके बीच का जो फोर्स है, अगर वो 10 की पावर -7 न्यूटन है, इनके बीच का फोर्स इन दोनों सेम
पोल स्ट्रेंथ है, दोनों सेम पोल स्ट्रेंथ वाले पोल्स के बीच का जो फोर्स है, अगर वो फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर है तो इसका मतलब हो गया दोनों पोल्स का जो स्ट्रेंथ है वो 1 यूनिट के बराबर है। पोल्स का स्ट्रेंथ कितना है प्यारे बच्चों? 1 यूनिट के बराबर। तो आप यहां पे देखो, मैं सारी वैल्यूज रख रहा हूं। 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स हो गया, μ0/4 ऑलरेडी 10⁻⁷ होता है। QM1 QM2 दोनों बराबर है तो ये बन जाएगा QM स्क्वायर, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये सब कैंसिल हो जाएगा। QM1 QM2 ये सब कितने यूनिट के बराबर आ जाएंगे? दे विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। यानी कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो 1 यूनिट कब होता है? जब दो इक्वल पोल्स जिनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर है, उनके बीच का फोर्स अगर 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर है तो उन दोनों पोल्स का जो स्ट्रेंथ है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट के बराबर होगा। सेम चीज को देखो यहां पे लिखा गया, QM1 QM2 अगर 1 यूनिट है, ठीक है, R 1 यूनिट है तो फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन होना चाहिए। तो पढ़ो, हेंस अ unit magnetic pole may be defined as the pole which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from identical pole repels each other with a force of 10⁻⁷ न्यूटन। जब फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन हो, डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो दोनों पोल्स का जो स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों वो 1 यूनिट के बराबर होगा। क्लियर है? ये इसका लॉजिक है। ठीक है, अब आ जाइए जरा इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है। 2 poles, one of which is 5 times as strong as the other, exert on each other a force equal to 0.8 into 10⁻³ kg force when placed 10 centimeter apart in air, यानी उनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ईच पोल। देखो, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात कि पोल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है? μ0/4 QM1 QM2 R²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो पोल्स हैं, वन पोल इज 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर। तो एक पोल QM1 को अगर मैं कुछ QM मान लूं तो जो दूसरा वाला पोल हमारा है QM2 दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, राइट? 5 टाइम्स। अब उनके बीच का डिस्टेंस भाई साहब R हमें पता है कितना, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और फोर्स हमें उनके बीच का पता है दैट इज 0.8 इंटू 10⁻³ kg फोर्स। प्यारे बच्चों, kg फोर्स को न्यूटन में बदलना पड़ेगा। 1 kg फोर्स जो होता है उसमें 9.8 न्यूटन होता है, ये बात ध्यान रखना। 1 kgf यानी 1 kg फोर्स इज इक्विवेलेंट टू 9.8 न्यूटन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 1 kg फोर्स में 9.8 न्यूटन होते हैं, राइट? तो तुम्हें F पता है, R पता है, ये दोनों पता है, तो क्या इससे हम लोग क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। तो हमसे यही QM की वैल्यू पूछ रहा है दोनों के लिए। QM की वैल्यूज पूछ रहा है, QM और 5 QM कितना होगा? बेटा आंसर करो, जरा आंसर करो प्यारे बच्चों, धड़ाधड़ आंसर करो सब लोग। तो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। F इज इक्वल टू μ0/4 QM1 QM2 R²। ये भी पता है, ये भी पता है, यही निकालना ही है वैल्यूज। R पता है, F पता है, वैल्यूज रखो, सॉल्व करो।
हाँ भाई, सो सिंप्लीफाई केवल करना था, वैल्यूज रखनी थी। फोर्स की वैल्यू 0.8 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, μ0/4π 10⁻⁷ ये बन जाएगा QM इंटू 5QM डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है भैया 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 कर देंगे मीटर और उसका भी करेंगे स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 0.8 इंटू 9.8 ठीक है। देखो ये इधर आएगा तो ये इसको 10⁻⁴ बना देगा और ये 100 ऊपर जाएगा ठीक है, तो ये इसको 10⁻² बनाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू QM स्क्वायर। प्यारे बच्चों 5 इसको कैंसिल करेगा क्योंकि ये 100 है, सो दैट विल बिकम 20 ठीक। बाकी थोड़ा सा हाँ भैया ये हथियार निकालना पड़ेगा। सो ये अपना 0.8 इंटू 9.8 इंटू 20 राइट। सो QM स्क्वायर हमारा आ गया है 156.8, जो भी वैल्यू आई उसका करेंगे अंडर रूट, तो QM आ जाएगा प्यारे बच्चों 12.52 जैसा आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है राइट। 12.52 एम्पियर मीटर इसका यूनिट हो गया। तो यहां से तुम क्वेश्चन से ही ये जान सकते हो कि भैया पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है 12.52 एम्पियर मीटर। समीर अख्तर कह रहे हैं सर प्लीज पूरा 2 घंटे का लेक्चर लीजिएगा। भाई ये ज्ञान मत दिया करो यार, बड़ा बुरा लगता है। इतना पढ़ने के बाद, इतनी क्लासेस अटेंड करने के बाद भी जब आप लोग इस तरह का ज्ञान देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। देखो जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया जाएगा ठीक है, जितना पढ़ाया जाए बेटा उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करो, उसमें परफेक्शन लाओ है ना। बहुत ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो यार, दैट इज नॉट गुड। एज अ स्टूडेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं तो आपका कमेंट इग्नोर भी कर सकता था है ना, लेकिन वो आपके लिए बेटर नहीं है। हमेशा सीखने की कोशिश करो। हम लोग जो बेस्ट हो सकता है, जब जितना रिक्वायर्ड होगा भाई उतना करेंगे। जब मन होगा ना 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा भी लाइव पढ़ाना पड़ेगा अगर मेरे को नॉन स्टॉप, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा चुका हूं पहले राइट। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि 2 घंटे पढ़ाना है या 10 घंटे पढ़ाना है। जब ऐसा टाइम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम का, जब टाइम आएगा कि सर पता चला शैलेंद्र सर को 15 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाना पड़ेगा, तो शैलेंद्र सर 15 घंटे नॉन स्टॉप भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाए भी हैं पहले। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, वो सब कराएंगे ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे, जितना पढ़ा रहे हैं बेटा बस उतना पढ़ो, तुम ध्यान से उतना पढ़ो बस। तो बेटा QM की वैल्यू आ गई 12.52 एम्पियर मीटर, और 5 QM का मतलब है इसी में आप 5 का मल्टीप्लाई और कर दो बेटा। 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 62.6। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने सी ऑप्शन पे टिक किया है। तो 43%, लगभग 43% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। ये हैं सायली, फिरदौश, सलोनी, आर्या, आदर्श, बड़े फास्ट वाले बच्चे हैं भाई ये सब, बहुत बढ़िया। सो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 12.52 एंड 5 टाइम्स ऑफ दिस यानी 62.6, ये 2 हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, काफी थ्योरेटिकल है यार, आप लोग को सबको आता है ना, इसलिए ये मैंने कहानी लिख दिया है। नॉर्मली इतना थ्योरी लेके नहीं आते हैं, लेकिन आप खुद सोचो यार ये सब आपको आता है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है बोलो, सबको पता है और मैं पहले बता भी चुका हूं है ना। मैग्नेटिक डाइपोल, देखो डाई का मतलब 2, पोल का मतलब पोल्स, आप समझ ही रहे हैं। तो भैया नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, किसी भी एक बार मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बोलो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना। अब कुछ बच्चे इसमें भी ज्ञान देंगे सर इतनी थ्योरी ना लिखा करो। भाई हमें भी ये पता है ना कि हमें कहां टाइम बचाना है, कहां लिख लिख के समझाना है। तो ये यार इसमें क्या है,
इसलिए इसको सीधे मैंने दे दिया आपको रेडीमेड, इसमें कुछ है ही नहीं। एन अरेंजमेंट ऑफ टू equal and opposite magnetic poles separated by a very small distance is called magnetic dipole। तो प्यारे बच्चों, कोई भी एक मैग्नेटिक, आप कोई भी बार मैग्नेट ले लो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये इसका QM की तरह बिहेव करेगा, ये इसका माइनस QM की तरह बिहेव करेगा। इनके बीच का डिस्टेंस याद करो, वहां भी 2L माना था, यहां भी 2L मान लेंगे, सिंपल। तो यही जो है वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल बेटा कहलाता है। एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हर एक बार मैग्नेट मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक। अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक करंट कैरिंग लूप जो होता है, जिसका एक एंड अगर साउथ है तो पीछे से वही देखने पर नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। इवन एन एटम एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल के कई सारे एग्जांपल्स भी यहां पर प्यारे बच्चों आपको दे दिया गया है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भैया? जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा था ना, दैट वाज QM इंटू 2L, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अगर मैं स्मॉल m से डिनोट करूं तो दैट विल बी व्हाट? QM इंटू 2L। कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, राइट। QM ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस ले लो, यही हमारा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और सोचो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ रहे थे तब उसका डायरेक्शन था निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैग्नेटिज्म में उसका डायरेक्शन क्या होगा? जरा कमेंट करके बता दो। अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स में था निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज का मतलब कौन सा पोल? निगेटिव चार्ज का मतलब कौन सा पोल बेटा? जल्दी से बता दो जरा। तो किस पोल से किस पोल की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए इसका? किस पोल से किस पोल की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए? नहीं, ऋतुराज भाई गलत बताया यार, सबसे फास्ट आपने बताया लेकिन गलत बताया। शिवानी बेटा गलत गलत गलत। भैया अगर निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, तो यहां पर भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल होना चाहिए। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्लियर है ना। अगर निगेटिव चार्ज से बेटा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है तो यहां भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसका डायरेक्शन होना चाहिए, और वही होता भी है। आप देख लो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ। तो भैया पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। m से डिनोट कर देते हैं और इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, राइट। यूनिट देख लो भैया, यूनिट देख लो, इसका तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, ये दो इसकी यूनिट्स हो गई, है ना। दो इसकी यूनिट्स हो गई। तो ये भैया फॉर्मूला है, यूनिट देख लो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला। इस तरीके से आप इसका यूनिट निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप ही लोगों को देना है। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी पोल्स के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट पोल स्ट्रेंथ। प्यारे बच्चों पोल स्ट्रेंथ बताना है, 1 मिनट का चलो समय दे रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू धड़ाधड़ बता दीजिए। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बता दीजिए। तो बहुत सिंपल है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर का आंसर बताइए। सारा खेल इसी 2L का है भैया।
अगर तुमने गलती से देखा कि भैया डिस्टेंस 20 है, 20 इंटू 2 कर दे 40 हो जाएगा, तो गलत है। 20 सेंटीमीटर ही 12 है, 20 सेंटीमीटर ही 12 है। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये वैल्यू कितनी आएगी? 25 यूनिट के बराबर। 25 का मतलब बेटा बी पार्ट, 25 का मतलब बी पार्ट। हाँ सलोनी बेटा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। 55% लगभग 55% बच्चों ने सही किया है यार। 45 इसमें भी गलत कर दिया यार तुम लोग, है ऐसा कैसे करते हो यार? 20 तो किसी हालत में नहीं आएगा यार, तुम लोग 20 पे टिक किए हो। 34% तो बताओ 20 पे टिक किए हो गधों। सौम्या, निशांत, ऋतुराज, सौरभ, आदित्य, ये बच्चों ने काफी फास्ट किया भैया, वेरी गुड। हर्ष मिश्रा कह रहे हैं, डॉक्टर हर्ष मिश्रा कह रहे हैं सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करते रहो, ये रोना रोना बंद कर दो बेटा कि क्वेश्चंस बन नहीं रहे। ये फिजिक्स है, ये सबके साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। लेकिन जो जूझता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो एक दिन जीत जाता है। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो पहले उसके कारण पर जाओ। सबसे प्राइम कारण ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ही वीक हैं। कई बार बच्चों को लगता है सर हमको तो पूरा थ्योरी रट गया, पूरा डेरिवेशन भी रट गया, सर सारे फॉर्मूले हमको आते हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। कहीं ना कहीं आपने शायद थ्योरी को रट लिया, अंदर तक फील नहीं है। तो अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट का एकदम फील है, क्वेश्चन पढ़कर आपको ये फील आ रहा है कि इसमें यही वाला फॉर्मूला, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तब तो आप सही जा रहे हो, है ना। और अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा मारना पड़ता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं, तो वहां पर बेटा मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को करते रहो, करते रहो, करते रहो। रेगुलरली 10 से 15 क्वेश्चंस डेली करने की आदत बना लीजिए। अगर आप डेली 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। वैसे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली ईमानदारी से 10 क्वेश्चंस करते हैं 100%? जरा बताओ मेरे को, कितने ऐसे बच्चे हैं जो ईमानदारी से, देखो ईमानदारी से यहां पे करना, जो 10 क्वेश्चंस पर डे करते हैं। मुझे पता है अगर ईमानदारी से आप करेंगे तो शायद 10% बच्चे भी नहीं होंगे। करिए जरा, ईमानदारी से करना, बेईमानी मत करना इसमें, ठीक है। ईमानदारी से बताना, अगर तुम रेगुलर 10 क्वेश्चंस करते हो, अपनी तरफ से अटेम्प्ट करते हो, भले तुमसे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अटेम्प्ट करते हो फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस पर डे, तो जरा थम्स अप करो एक बार, खुद ही अभी आपको पता चल जाएगा, देख लो। देख लो, फिर भी बहुत बच्चे कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से, अगर 44% बच्चे, लगभग 44% बच्चे अगर ईमानदारी से 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे उम्मीद नहीं था, मेरे को तो लग रहा था 10% से ज्यादा बच्चे करते ही नहीं होंगे, लेकिन अगर इतने बच्चे कर रहे हैं तो आप धुआंधार रिजल्ट लाने वाले हैं इस साल। मिनिमम 10 न्यूमेरिकल्स पर डे करना ही करना है, आप करना शुरू कर दीजिए आज, नहीं तो 10, 15, 20 दिन के बाद से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आज आप ट्राई करो, आपसे 2 ही क्वेश्चन बने 10 में से, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर 10 ट्राई करो, 8 सीखने को तो मिलेंगे भाई। अगर 10 क्वेश्चन आपने ट्राई किया, 2 ही सॉल्व हुए, 8 नहीं हुए, तो उन 8 का सोल्यूशन देखोगे, कम से कम वो 8 के कॉन्सेप्ट तो आए आपको, राइट। अगली बार जब वही सेम क्वेश्चन आएगा तब तो कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ईमानदारी से 10-10 क्वेश्चंस पर डे करना स्टार्ट कर दो। अगर कर रहे हो तो सही जा रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा सही जा रहे हो। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m, ये 1 नहीं है, ये l रहा होगा, l,
राइट। एक स्टील वायर है जिसका लेंथ L है और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा M है। इट इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क, व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। एक स्टील वायर है भैया जिसका लेंथ L है और मैग्नेटिक मूवमेंट इसका M है। कह रहे हैं इसी स्टील वायर को हमने एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये उसका सेंटर है, और अब हमसे कह रहे हैं कि नया मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट M था, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको बताना है क्या होगा। पूरे 1 मिनट का समय आप सभी के पास है, सोचो और अटेम्प्ट करो। पूरे 1 मिनट का समय है, सोचो और अटेम्प्ट करो। m अपॉन पाई, 2m अपॉन पाई, 3m अपॉन पाई, 4m अपॉन पाई, 4 ऑप्शन है। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात बस केवल करनी थी, है ना। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट देखो होता क्या है एक्चुअलिटी में। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब है QM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, L, राइट। ये पहला केस था, ये दोनों पोल्स रहे होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस L के बराबर है। यहां पर अभी अगर आप देखो तो एक ये पोल है और एक पोल यहां पर है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस अभी डायमीटर के बराबर है। ये डिस्टेंस अभी डायमीटर के बराबर है, क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर ये डायमीटर की वैल्यू है क्या। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं m डैश क्या बन जाएगा, दैट विल बी QM मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर। डायमीटर इज 2r, ठीक है। जरा सोचो ये जो लेंथ है, पहले ये लेंथ कितनी थी, L के बराबर। यही L लेंथ को तो सेमी सर्कल बनाया गया, यानी कि दिस L इज इक्वल टू पाई आर। यही लेंथ जो है वो पाई आर के बराबर है। तो प्यारे बच्चों यहां से R की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बिकम QM इंटू 2 टाइम्स R। R कितना है, L अपॉन पाई, ठीक है। सो दिस विल बी 2 अपॉन पाई टाइम्स QM इंटू L, और QM इंटू L प्यारे बच्चों M था। सो दिस विल बिकम 2m अपॉन पाई। भाई पहले डाइपोल मूवमेंट ये था, अभी डाइपोल मूवमेंट है वो 2m अपॉन पाई हो गया है। यानी कि सेकंड पार्ट, बी पार्ट आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। और बी पार्ट सही करने वाले बच्चे हैं लगभग 41%, लगभग 41% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। ऋषभ, समीर, उत्कर्ष, साइली और रवि, ये बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही किया है, फास्ट किया है, वेरी गुड। फिलहाल ये आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। अब अगला देखो डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये डेरिवेशन आई होप आता होगा। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बोलो एक्सियल पोजीशन पर हम सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है, हम सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है भाई। ये मान लो साउथ पोल है, ये मान लो नॉर्थ पोल है। दिस विल बिहेव लाइक QM, दिस विल बिहेव लाइक माइनस QM। इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा 2L, ठीक है। और इनके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है R, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। कितने लोगों को ये वाला डेरिवेशन याद आ गया भाई? कितने लोगों को ये वाला डेरिवेशन याद आ गया
किसी भी नॉर्थ पोल से यानी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम चार्ज होती है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अवे हो जाएगी। इसको मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स होगी, सो दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। कितने लोगों को याद आ गया भाई इसको देखकर? ये पॉइंट को अगर मैं P बोल दूं तो इस P वाले पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बेटा? अगर ये 2L है तो ये L होगा, ये भी L होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? दिस इज R माइनस L, R माइनस L होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM। ये वाले पोल से इसका डिस्टेंस बेटा कितना होगा? दैट इज R प्लस L का होल स्क्वायर, राइट? एकदम सेम वही चीज है यार, एकदम सेम वही चीज है जो आपने उधर पढ़ा था, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM को भी बेटा बाहर कर लो, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM टाइम्स, जब आप एलसीएम लोगे तो बनेगा ना R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM, दिस विल बिकम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, कैंसिल वैंसिल होकर के बोलो 4RL आ जाएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम ऐसा ही मैंने इलेक्ट्रो में करवाया था, बिल्कुल वही चीज हम लोग बार बार यहां पे कर रहे हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्यारे बच्चों QM इंटू 2L को क्या लिख देंगे? M, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 2MR, ठीक है, 2MR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की भाई साहब वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, राइट? और इसमें भी अगर मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले लूं कि भैया R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, ये जो R होता है ये इस L से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना 2L, दिस 2L इज वेरी वेरी स्मॉल। सबको ये बात पता है, राइट? चैट को मैं बंद कर रहा हूं यार, तुम लोग बातचीत करने लगते हो छोटे बच्चों की तरह। सो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह हम लोग R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यही मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 मन से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, जिनको भी चैप्टर 1 के डेरिवेशंस आते हैं उनको याद आ रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, सेम वही डेरिवेशन है। और एक चीज और देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आई है? सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होती है। जल्दी से यार जरा हार्ड स्पैम कर दो, जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो। अगर ये डेरिवेशन याद आ गया है, इस डेरिवेशन को आप लोग धड़ाधड़ कर सकते हैं, जल्दी से हार्ड स्पैम कर दो। अगर इसको कर सकते हो यार तो हार्ड स्पैम कर दो। अगला इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक? ये रहा हमारा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, दिस इज माइनस QM, दिस इज QM, इनके बीच का डिस्टेंस 12 है। ये सेंटर है, सेंटर से किसी R पॉइंट पे यहां कहीं पर है पॉइंट P, ठीक है? इस P पॉइंट पर प्यारे बच्चों अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया जाएगा तो सोचो उसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्ट, और इसका डायरेक्शन बोलो ऐसा आएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज anti-parallel, this magnetic field is anti-parallel
टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर, राइट है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर के एंटी पैरेलल है। कितने लोग इसको कर लेंगे, कितने लोग इसको कर लेंगे? तो ये डेरिवेशन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसी बहाने आपका फर्स्ट चैप्टर वाला जो डेरिवेशन है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। सेम आपको यहां पर यही इसको कर लेना है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं यार, इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक पोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर each are placed at a separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other। दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कहा क्या जा रहा है वो सुनो ध्यान से। एक ये मैग्नेट है, ठीक है, और एक ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट्स हैं इस तरीके के, ठीक। दो आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ईच आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 2 मीटर। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है प्यारे बच्चों? 2 मीटर, ठीक। दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो आपको दिख रहा होगा इसकी एक्सिस ऐसे है और इसकी एक्सिस ऐसे है, तो दोनों की एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर भी हो गई। हमसे कह रहे हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है मिडवे बिटवीन दीज डाइपोल्स। तो इनके जस्ट बीच वाला पॉइंट ये हो गया सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर है। बोलो एक्सियल पोजीशन पर है। तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसी होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड बोलो एक्सियल पोजीशन पर ऐसी होती है। और ये वाला जो पॉइंट है वो इस मैग्नेट के, ये जो पॉइंट है वो इस मैग्नेट के बोलो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इस वाले मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, राइट। ये इसके एक्सियल पोजीशन पर है और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। हमको यहीं पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? पढ़ने लिखने वालों जल्दी से बता दो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है? हमें इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कोई पॉइंट है, एकदम सेंटर पर पॉइंट है, मिडवे पॉइंट है। उस पॉइंट पर बेटा हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वाले पॉइंट पर, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस BA और इस BE का, अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चैट को बंद करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। अगर आप लोग को नहीं आया है तो मैं समझाता हूं, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1, यानी कि दो डाइपोल्स हैं। तो एक ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, इसका मोमेंट भी 1 यूनिट है, इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1 यूनिट है, ठीक, ऐसे रखे हुए हैं। ईच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। तो इसका एक्सिस ऐसा है, इसका एक्सिस ऐसा है, दोनों का एक्सिस चेक कर लो, परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 मीटर के बराबर है। तो डिस्टेंस 2 मीटर हो गया है। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स। तो एक डाइपोल यहां पर है ये, और एक डाइपोल यहां पर है। इन दोनों के जस्ट मिडिल में बोलो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहे हैं, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालोगे बेटा? ये वाला जो मैग्नेट है इस मैग्नेट की बोलो एक्सियल पोजीशन पर ये है, एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड बोलो इधर की तरफ होती है, ठीक। और ये वाला जो मैग्नेट है इस वाले मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये पॉइंट है, इस वाले मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बोलो एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल होती है। मैं लिख रहा हूं देखो, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, राइट। इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ऐसा है सिस्टम। आप सोचो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? एंटी पैरेलल, राइट।
अब मेरे प्यारे बच्चों आप सोचो, क्या इस वाले पॉइंट पर, इस सेंटर वाले पॉइंट पर क्या हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, राइट? सो अंडर रूट ऑफ एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? किसी भी बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, राइट? सो ट्वाइस मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? 1 है ना, 2m, और ये डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी 1 था, सो 1 का क्यूब, राइट? इसका स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। तो इसमें भी डिस्टेंस कितनी है भैया? 1 के बराबर, मिड पॉइंट पे है ना, अगर टोटल 2 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो इसका भी होल स्क्वायर, राइट? यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो बेटा बाहर आ जाएगा, राइट? ये तो बाहर आ जाएगा कॉमन होकर के। अंदर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स अंडर रूट 5। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10 की पावर -7 और अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर -7। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? ए पार्ट। जल्दी से हार्ड स्पैम करके बता दो अगर ये बात समझ में आ गई तो। बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, कंफ्यूज करेगा बच्चों को। सही है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि पीछे वाले जो 2 डेरिवेशंस थे ना, उन पर बेस्ड ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दोनों की बात हो गई भैया, एक्सियल पोजीशन पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी यूज हो गया, इक्वेटोरियल पर क्या होती है वो भी यूज हो गया, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्योंकि जस्ट परपेंडिकुलर है तो वेक्टर का भी यूज हो गया कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंडर रूट BA स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर होगा। यहां वेक्टर का भी काम आ गया मेरे प्यारे बच्चों, राइट? धड़ाधड़ इसको सॉल्व करिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स अंडर रूट 5, दैट विल बी आवर आंसर। सही है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, एक बार और ट्राई करना है ना, एक बार और ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग तो है ही हैं, फिर पूछिएगा। बाकी हमने यहां पर भी देखो आपको सोल्यूशन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन ये रहा विद सोल्यूशन, एक क्वेश्चन ये भी है विद सोल्यूशन, राइट? और फिर ये था हमारा मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को हर एक बात समझ में आ गई होगी आज के लेक्चर में, राइट? सही है भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो भाई अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं आज के लेक्चर की। तो सारी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगा दो, फिर हम लोग अपने आज के सेशन को ओवर करते हैं, फिर आपकी अगली क्लास भी होगी भाई साहब अभी, है ना? वीडियो कॉल यार कनेक्ट होता नहीं है तो वीडियो कॉल का कोई मतलब नहीं है, है ना? चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक मंडे को, और मंडे को फिर आगे बढ़ाएंगे भैया सिलेबस को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी लोग जम के पढ़ाई लिखाई करते रहो, 10 न्यूमेरिकल्स 15 न्यूमेरिकल्स पर डे करते रहिए, उसी में आपका भला है, राइट? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।